हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ आवर सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लास्ट लेक्चर्स में हमने पोर्टुगीज़, फ्रेंच, ब्रिटिश, डचेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में इंडिया में लेटर मुगल्स, बंगाल, मराठा, इन सभी रीजनल स्टेट्स के बारे में पढ़ा। तो हमारे माइंड में अभी तक एक पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कौन कौन कहाँ कहाँ रूल कर रहा था। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ने किस तरह पूरे इंडिया पे कब्जा किया, किस तरह कहाँ कहाँ बैटल लड़े और इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया। एक बार देख लेते हैं। यहाँ बंगाल पे सिराजुद्दौला का रूल था। ये निज़ाम टेरिटरी, ये कार्नेटिक, यहाँ त्रावणकोर है, यहाँ पे त्रावणकोर है। ये मराठास, यहाँ पे राजपूत थे, ऊपर में सिख्स थे, यहाँ अवध का रीजन था। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने किस तरह एक एक करके सभी को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले बात करते हैं 1612 में ब्रिटिश ने पोर्टुगीज़ को हराया। उसके बाद में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल, ये हमने पढ़ी थी। 1749 से 54 में ब्रिटिश सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ। लोकल रीजन्स की वजह से निज़ाम की टेरिटरी के लिए और कार्नेटिक की टेरिटरी के लिए वॉर्स हुए थे। इसके अंदर एक ग्रुप को फ्रेंच ने सपोर्ट किया था और एक को इंग्लिश ने सपोर्ट किया था। इसके बाद में बैटल ऑफ प्लासी हम आज पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बिदारा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी और फ्रेंच एक लिमिटेड एरिया तक सिमट कर रह गए थे। इसके बाद में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मराठास को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था। उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर, मराठास रेड और मैसूर में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फिर वापस मराठास ने हैदर अली के ऊपर रेड किया था वो, और हैदर अली ने वापस अपनी टेरिटरीज ली ये। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले से बाकी के तीनों एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बंगाल से। बंगाल के बारे में हमने पढ़ लिया था। बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट मुर्शिद कुली खान ने किया था। इन्हें पहले गवर्नर बनाया गया था बंगाल का, और बाद में इन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। उसके बाद में उनके सन इन लॉ शुजाउद्दीन बने। उसके बाद में सरफराज खान, और सरफराज खान को मारकर अलीवर्दी खान राजा बने। अलीवर्दी खान के ऊपर मराठास ने रेड की थी, फिर उन्हें मराठास को चौथ देनी पड़ी थी। उसके बाद में रूल आता है सिराजुद्दौला का। अपने नाना अलीवर्दी खान की मौत के बाद में सिराजुद्दौला ने केवल 23 साल की उम्र में बंगाल की गद्दी को संभाला। सिराजुद्दौला के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी एनर्जेटिक थे, पावरफुल थे, सूझबूझ के साथ फैसले लेने वाले इंसान थे। सिराजुद्दौला की तो केवल किस्मत ही ख़राब थी कि उनका पंगा ब्रिटिश के साथ में हो गया, वो भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। उसके अलावा ब्रिटिश के अलावा सिराजुद्दौला के दरबार में ही कुछ चैलेंजेस थे, जिन्हें अपन आस्तीन का सांप भी कहते हैं। तो उन आस्तीन के सांप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शौकत जंग सिराजुद्दौला का कज़िन ब्रदर था, जिसको भी बंगाल के नवाब बनने की इच्छा थी। उसके बाद में घसीटी बेगम, ये आंटी थी सिराजुद्दौला की, जिन्हें सिराजुद्दौला बिल्कुल पसंद नहीं थे और वो इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती रहती थी। फिर बात करते हैं मीर जाफ़र की। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के बहन के पति थे, मतलब उनके जियाजी थे, साथ में सिराजुद्दौला की आर्मी के कमांडर भी थे। इसके बाद में सिराजुद्दौला जिस टेरिटरी पर रूल करते थे वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन की थी। तो सिराजुद्दौला को एक डर ये भी सताया रहता था कि धर्म के नाम पर कहीं किसी ने इन लोगों को भड़का दिया और इन्होंने बगावत कर दी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद में सिराजुद्दौला का जो दरबार था उसके अंदर जो मंत्री या काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उसके अंदर जगत सेठ उस समय बंगाल के एक काफ़ी फेमस बैंकर थे। ओमनी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ जैसे ये लोग जमींदार और वहाँ के बिजनेसमैन थे जो सिराजुद्दौला के कोर्ट में थे।
ये लोग भी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे और उसके खिलाफ थे। अब बात करते हैं सिराजुद्दौला ने किस तरह इन लोगों का सॉल्यूशन किया। सबसे पहले बात करते हैं शौकत जंग की। शौकत जंग को एक बैटल के दौरान सिराजुद्दौला ने हरा दिया था और उसे मार दिया था। इसके बाद में घसीटी बेगम की प्रॉपर्टीज पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया और घसीटी बेगम को अकेला छोड़ दिया था। अब बात करते हैं मीर जाफर की। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को उसकी पोस्ट कमांडर से हटा लिया और उसकी जगह अपने शुभचिंतक मीर मदन को बैठा दिया। अब हिंदू पॉपुलेशन के लिए सिराजुद्दौला ने एक हिंदू ऑफिसर मोहनलाल को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, जो एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्ट करता था। अब उसको संतुष्टि हो गई कि हिंदू पॉपुलेशन को भड़काना इतना आसान नहीं होगा। हिंदू पॉपुलेशन को भी लगेगा कि कोई उन्हीं की कम्युनिटी में से रूल कर रहा है, मतलब राजा हिंदुओं और मुसलमानों में भेद नहीं करता है। इसके बाद में बात करते हैं सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में प्रॉब्लम्स की। सिराजुद्दौला की टेरिटरी में ब्रिटिश की फैक्ट्री कोलकाता में थी, तो ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला की परमिशन के बिना सबसे पहले तो कोलकाता को फोर्टिफाइड कर लिया। फोर्टिफाइड करना मतलब एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर देना होता है। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड में प्रिविलेजेस फारूक शियार के द्वारा दिए गए थे, ये लोग उसका भी मिसयूज़ करते थे। मिसयूज़ करने से सिराजुद्दौला को रेवेन्यू में काफ़ी नुकसान होता था। उसके बाद में कृष्णा दास, राजबल्लभ का बेटा, राजबल्लभ के बारे में हमने पढ़ा कि वो कोर्ट में, सिराजुद्दौला के कोर्ट में इम्पोर्टेंट पोजीशन पर थे। उनका बेटा कृष्णा दास एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ में भाग जाता है और ब्रिटिश से असाइलम लेता है, मतलब ब्रिटिश की शरण में चला जाता है। सिराजुद्दौला के बोलने के बाद भी, चेतावनी देने के बाद भी ब्रिटिश कृष्णा दास को, सिराजुद्दौला को नहीं लौटाते हैं और सिराजुद्दौला उस समय इंग्लिश फोर्ट कलकत्ता पे हमला कर देता है और उसे जीत लेता है। वहाँ पे जो ब्रिटिश थे उन्हें सिराजुद्दौला वहाँ से भगा देता है और उस फोर्ट के बारे में कहा जाता है, जब कॉन्क्वेस्ट के दौरान, सिराजुद्दौला के कॉन्क्वेस्ट के दौरान ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में करीब 146 लोगों को बंद कर दिया था और सफोकेशन की वजह से उसमें से 123 लोगों की मौत हो गई थी। जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश को वहाँ से भगा दिया तो वो लोग उसी के पास में, कलकत्ता के पास में जंगलों में रहते हैं थोड़ा टाइम, और मद्रास से एक टुकड़ी रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में कोलकाता की तरफ आती है। शुरुआत में रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के साथ नेगोशिएशंस करते हैं कि बात शांति से ख़त्म हो जाए, बट इस दौरान रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव को सिराजुद्दौला के आस्तीन के सांपों के बारे में पता चलता है और रॉबर्ट क्लाइव उसका फ़ायदा उठाने के लिए मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमनी चंद के साथ में एक सीक्रेट अलायंस बना लेते हैं और सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। अब जब युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी में, तो ये लोग अपनी सेना लेके रॉबर्ट क्लाइव के साथ चले जाते हैं। इस तरह सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही आराम से बैटल ऑफ प्लासी में हरा देता है। मीर जाफ़र का बेटा मीरान सिराजुद्दौला को भी बैटल ऑफ प्लासी में मार देता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो सीक्रेट अलायंस हुआ था, उसके तहत रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना देता है। नवाब बनने के बाद में मीर जाफ़र 24 परगना इलाके थे वहाँ के, जिसे अब तो 24 परगना पूरा एक इलाका ही मान लिया गया है, उसकी ज़मींदारी ब्रिटिशर्स को दे देता है और ब्रिटिशर्स मीर जाफ़र के कोर्ट के अंदर एक रेजिडेंट को छोड़ देते हैं। ये कैप्टन रसल की फ़ोटो इसलिए लगाई है, लगान मूवी के दौरान कैप्टन रसल भी
एज अ रेजिडेंट राजा के दरबार में रहते हैं। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा रेजिडेंट क्या होता है। अब बात करते हैं मीर जाफ़र की रेन की। जब मीर जाफ़र जब रूल कर रहा होता है तो बार बार रॉबर्ट क्लाइव या फिर यूँ मान लीजिए उस रेजिडेंट के इंटरफेरेंस के कारण वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है। तो वो डचेस के साथ ब्रिटिश के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी में लग जाता है। बट 1759 में बैटल ऑफ बिदारा में इंग्लिश डचेस को हरा देते हैं। इस तरह डचेस कमज़ोर पड़ जाते हैं। मीर जाफ़र ब्रिटिश को जो रेवेन्यू था वो भी पेमेंट नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह ब्रिटिश मीर जाफ़र से परेशान होकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर कासिम के साथ ब्रिटिश ट्रीटी साइन करते हैं। ये फ्रेंड्स मीर कासिम का फ़ोटो है। पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी ने, मुझे लगता है उनका जो क्या बोलते हैं ताज था, उसकी कॉपी मीर कासिम के ताज से ही की है। ये वो लाल पत्थर भी है इसमें। अब बात करते हैं ट्रीटी की। 1760 में मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ट्रीटी होती है। अब इसके अंदर मीर कासिम बर्दवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग ये 3 इलाकों की ज़मींदारी भी कंपनी को दे देते हैं। इसके बाद में कंपनी सिहालेट में जो चूनम का ट्रेड होता था उसके अंदर भी आधी हिस्सेदारी अपने लिए रखवा लेती है। फिर कंपनी के जो वॉर चल रहे थे साउथ इंडिया में फ्रेंच के खिलाफ, हैदर अली के साथ, मराठास के साथ, तो उसके लिए भी 5 लाख रुपए मीर कासिम कंपनी को देने का प्रॉमिस करता है। इन दोनों के बीच में एक और ट्रीटी होती है कि कंपनी की टेरिटरी में कोई भी बंगाली आकर नहीं बसेगा और बंगाल की टेरिटरी में कोई भी कंपनी का आदमी आके नहीं बसेगा। अब जब मीर जाफ़र को हटाया जाता है तो कंपनी के कहने पर उसे 1500 रुपये की पर एनम पेंशन के तौर पर रख लिया जाता है। अब बात करते हैं मीर कासिम की रेन की। मीर कासिम काफ़ी इंटेलिजेंट था। उसने सबसे पहले आते ही अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से उठा के मुंगेर में लेके आ गया। मुर्शिदाबाद कोलकाता के पास में पड़ता था तो वो उसे लेके मुंगेर में आ गया ताकि एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके ब्रिटिश से। मुंगेर में आने के बाद वो जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको अपने हिसाब से वापस रीऑर्गेनाइज करता है और प्लेसेस पर अपने आदमियों को बैठाता है। अब फ्रेंड्स एक बार दस्तक के बारे में जान लेते हैं। दस्तक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था इसने बंगाल के अंदर। तो सबसे पहले फारूक शियार के एक फरमान के तहत ब्रिटिशर्स को दस्तक मिलती है। दस्तक मतलब ब्रिटिशर्स को अब कोई ट्रांजिट टोल ये सब नहीं पे करना पड़ेगा और उनका वो लोग फ्रीली बंगाल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे कि कंपनी का जो ट्रेड चलता था वो तो चलता ही था, उसके अलावा अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। तो ऑफिसर्स प्राइवेट ट्रेड के लिए भी दस्तक का इस्तेमाल करते थे। दस्तक से पहले ही बंगाल की गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है कि मुगल एम्परर ने उनको दस्तक दे के रखी है और इनका नुकसान हो रहा है। उसके अलावा ये लोग प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। उसके बाद में इससे वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको अनइक्वल एक कंपटीशन फेस करना पड़ता था कि जो माल उनके ऊपर कॉस्ट लोकल मर्चेंट्स को रेवेन्यू पे करने के बाद में ज़्यादा आती है वहीं वो लोग को ब्रिटिशर्स को कम कॉस्ट में पड़ता है वो। इसके अलावा ये कंपनी सर्वेंट्स क्या करते थे कि दस्तक वहाँ के लोकल मर्चेंट्स को भी बेच दिया करते थे। अब मान लो कि 1 लाख रुपए किसी लोकल मर्चेंट को पे करना है तो वो लोग 10,000 रुपये में दस्तक बनवा लेंगे। उनके तो 90,000 बच गए, पर जो बंगाल का नवाब है उसके तो पूरे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो मीर कासिम क्या डिसाइड करता है, बोले कि जितनी भी ड्यूटीज़ हैं सभी को हम लोग बंद कर देते हैं, सारी समाप्त कर देते हैं। तो अब ब्रिटिश को जो प्रेफरेंशियल फ़ायदा मिलता था बंगाल में वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ब्रिटिश इसका विरोध करते हैं। अब विरोध में ना तो मीर कासिम मानता है ना ब्रिटिश मानता है, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने से पहले ब्रिटिश सबसे पहले मीर कासिम को कटवा में हराते हैं, उसके बाद मुर्शिदाबाद में, फिर गिरिया में, फिर सूटी और फिर मुंगेर के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। मुंगेर से मीर कासिम भाग के जाता है अवध में शुजा उद्दौला के पास में। शुजा उद्दौला में आपको 30 मार का समझते हैं, बोले कि बच्चा तुझे न्याय हम दिलवाएंगे।
मीर कासिम के अलावा शाह आलम टू जो मुग़ल एम्परर होता है उस समय, वो पहले से ही शुजा-उद-दौला के पास में शरण में बैठा रहता है। इसको लगता है कि दिल्ली में तो कोई ना कोई, दिल्ली आगरा में तो कोई ना कोई मुझे सल्टा देगा, तो वो अवध में आके शुजा-उद-दौला के पास में बैठ जाता है। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसके अंदर मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम की एक कंबाइंड फोर्स, ब्रिटिश के कमांडर थे उस समय हेक्टर मुनरो। फ्रेंड्स याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश की तरफ से कौन कमांडर थे। तो उस समय हेक्टर मुनरो और इन तीनों की कंबाइंड फोर्स के बीच में वॉर होता है और ऑब्वियसली ब्रिटिश जीत जाते हैं। जीतने के बाद में ब्रिटिश तीनों नवाब, मतलब कि मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम के साथ अलग अलग ट्रीटीज साइन करते हैं। ये ट्रीटीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, मीर कासिम को तो हटा देते हैं, या उस वॉर में मार भी दिया गया होगा, तो मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र को वापस नवाब बनाया जाता है। मीर जाफ़र से वो लोग मिदनापुर, बर्दवान और चिट्टागोंग वापस ले लेते हैं। इसके अलावा उन लोग को, ब्रिटिश को, पूरे बंगाल के अंदर सारे ट्रेड के ऊपर से सारी ड्यूटीज़ हटा दी जाती है। केवल सॉल्ट के ऊपर 2% ड्यूटी रखी जाती है। ये एज अ साइन होती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी बंगाल के नवाब के अंडर में है। अब बात करते हैं ट्रीटी विद शुजा-उद-दौला के साथ में। वो लोग शुजा-उद-दौला से बोल के शाह आलम टू, उस समय उसके पास कोई टेरिटरी नहीं होती है, तो वो लोग उसको इलाहाबाद और कारा शाह आलम टू को देने के लिए बोल देते हैं। इसके अलावा शुजा-उद-दौला से वो लोग वॉर इंडेमनिटी, वॉर में जो भी ब्रिटिश का नुकसान हुआ है उसके तहत 50 लाख रुपए उससे मांग करते हैं। इसके अलावा बलवंत सिंह, जो बनारस का ज़मींदार होता है जिसने वॉर में ब्रिटिश की हेल्प की थी, तो ये लोग उसको पूरा स्टेट उसका वापस देने के लिए बोल देते हैं। इस तरह शुजा-उद-दौला से 3 ट्रीटी करवाते हैं। अब शाह आलम से ये लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी करते हैं। शाह आलम से ट्रीटी ये लोग एज अ मुग़ल एम्परर करवाते हैं। मुग़ल एम्परर, उस समय मुग़ल्स की इमेज इतनी पावरफुल नहीं थी, क्या वो लोग का राज्य इतना इंडिया के ऊपर नहीं था, बट जो एक इमेज थी मुग़ल एम्परर की वो आज भी वैसी ही थी कुछ। सो वो लोग शाह आलम टू से ट्रीटी करवाते हैं। सबसे पहले तो वो लोग उसको इलाहाबाद में रहने के लिए बोल देते हैं। इसको शाह आलम टू को बाद में इलाहाबाद से मराठास लेके दिल्ली जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो वो लोग सबसे पहले तो शाह आलम को इलाहाबाद में रहने के लिए बोल देते हैं और इलाहाबाद उसको शुजा-उद-दौला से दिलवा देते हैं। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, ये लोग पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स, पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स ये लोग शाह आलम टू से अपने नाम लिखवा लेते हैं और उसके लिए 26 लाख रुपए पेमेंट देंगे। मतलब कि शाह आलम टू ब्रिटिशर्स को इन 3 राज्यों की दीवानी दे देते हैं, तो ये लोग उसके एवज में 26 लाख रुपए उसको पेमेंट करेंगे। और इसके बाद में वो लोग उस 3 एरिया में दीवानी तो ले लेते हैं, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट। और उसके बाद में निज़ामत फंक्शंस, यानी कि वहाँ पे जो मिलिट्री हो गई, पुलिस हो गई, जुडिशियल सर्विसेज हो गई, कोर्ट वगैरह, वो सब के मेंटेनेंस के लिए उसके बाद में मुग़ल एम्परर से उसके लिए 53 लाख रुपए की डिमांड रखते हैं। मतलब कि ये लोग को दीवानी राइट्स मिलेगा तो ये लोग उसके लिए 26 लाख रुपए पे करेंगे और निजामत फंक्शंस के लिए 53 लाख रुपीस उससे लेंगे। मतलब कि एक तरह से तो 27 लाख रुपीस का फ़ायदे का सौदा ब्रिटिशर्स ने शाह आलम टू के साथ कर लिया। अब शाह आलम टू को भी करना ही पड़े, बोले हमें तो जिंदा रहना है, तुमको जो करना है करो। सो इस तरह उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने, एक वर्ड आता है ड्यूअल गवर्नमेंट, ये बंगाल में स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया। ड्यूअल सिस्टम मतलब 2 लोगों का रूल, ऐसा नाम हमको पता चलता है ड्यूअल गवर्नमेंट। दोनों कौन है, एक तो कंपनी और एक नवाब, ठीक है। इसके बाद में दीवानी राइट्स,
यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और निज़ामत यानी कि जो फंक्शंस हो गए, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए, वो दोनों तो कंपनी के अंडर में थे। बट नवाब क्या है, वो दिखता था, मतलब कि रूल कौन कर रहा है, नवाब। फंक्शन सारे कंट्रोल में किसके हैं, कंपनी के। सो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाब देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल जो जनता को रिस्पॉन्सिबल है, वो अब नवाब रिस्पॉन्सिबल है। बट सारे फंक्शंस अंडर में कंपनी के हैं। सो ड्यूटीज़ अपनी नवाब करने के लिए, ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बट कंपनी को हिंदुस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं था। अब नवाब भी नवाब भी कुछ कर नहीं पाता है, तो वो भी आराम से बैठा रहता है। नुकसान किसका होता है, वहाँ की जनता का। जनता को टैक्स भी भरना है और उसके एवज में उन्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। इस तरह ये काफ़ी टाइम तक ड्यूअल गवर्नमेंट चलता है। तो 1772 में वैरन हेस्टिंग आके हटा देते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, किसने हटाया था, वैरन हेस्टिंग ने। इस तरह बंगाल के ऊपर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैसूर की तरफ। बात करते हैं मैसूर की। विजयनगर के फॉल के बाद में वहाँ के इलाकों पर वोडेयार्स 1612 में अपना रूल स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में तो इनका रीजन काफ़ी छोटा होता है, बट धीरे धीरे ये लोग कवर करते हुए काफ़ी बड़ा बना लेते हैं मैसूर को। आज के मॉडर्न टाइम्स में मेनली कर्नाटका का एरिया मैसूर के अंडर में आता है। 1734 से 1766 तक चिक्का कृष्णराजा वोडेयार II ने मैसूर के ऊपर रूल किया। ये काफ़ी फेमस थे रूलर। उसके बाद में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के बाद में हैदर अली की पावर मैसूर के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है, और जो वोडेयार रूलर्स हैं वो केवल एक नाम मात्र रह जाते हैं। इस तरह मराठास में छत्रपति नाम मात्र रह जाते हैं और पेशवा का पावर बढ़ जाता है, उसी तरह वोडेयार रूलर नाम मात्र रह जाते हैं और रूल हैदर अली करता है। इस दौरान 1764, 66 और 1771 में मराठास माधवराव की लीडरशिप में के तहत मैसूर के ऊपर आक्रमण करते हैं। हैदर अली को 3 बार हराते हैं और उसकी बहुत सारी टेरिटरीज अपने कब्जे में ले लेते हैं। 1761 के बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद ये लोग काफ़ी जल्दी माधवराव के नेतृत्व में मराठास उभरते हैं। उसके बाद में 1772 में माधवराव की डेथ हो जाती है और हैदर अली 1774 से लेकर 1776 तक मराठास के ऊपर कई बार रेड करते हैं और अपना जो भी टेरिटरी, इनकी जो टेरिटरी पर मराठास ने कब्जा किया था, वो वापस उनसे ले लेते हैं। अब बात करते हैं एंग्लो और मैसूर राइवलरी की, मतलब ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के राइवलरी के बारे में। फ्रेंड्स ये मैप है, ये देख सकते हैं, ये मैसूर का रीजन है। इसके ऊपर लेफ्ट में पहले मराठास है, गोवा छोटा सा रीजन है, वो पोर्टुगीज़ के अंदर में, वो काफ़ी न्यूट्रल रहता है। उसके ऊपर पेशवाज है, सेंटर में निज़ाम है, नॉर्थ सरकारास पे ब्रिटिश का रूल है। उसके बाद कार्नेटिक है और मद्रास और पोर्ट एरियाज़ में, मतलब कोस्टल एरियाज़ में ब्रिटिश का रूल है, और त्रावणकोर पे ब्रिटिश के अलाई का रूल है। त्रावणकोर के बारे में हमने पढ़ा था, राजा वर्मा के अंडर में त्रावणकोर रीजन था। अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, तो 1767 से लेकर 69 के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश ने मैसूर में हैदर अली के खिलाफ एक अलायंस बना के रखा था। उन्होंने मराठास के साथ भी ट्रीटी करके रखी थी और हैदराबाद के निज़ाम के साथ में भी ट्रीटी करके रखी थी कि अगर मैसूर आप में से किसी पर हमला करता है तो हम साथ देंगे, और हम पर हमला करता है तो आप लोग साथ देना। हैदर अली काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट चालें चलते हैं। सबसे पहले ये लोग मराठास को, वो लोग हमला करते थे, उनको पैसे देके मराठास को न्यूट्रल कर देते हैं। मराठास को लगता है हमारे अंडर में ही है तो कोई हमला करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में
निज़ाम को भी अपनी तरफ मिला लेते हैं कि भाई अपने दोनों मिलके कर्नाटक पे हमला करते हैं, वहाँ का राजा कमज़ोर है और उसकी टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सो हैदर अली हैदराबाद के निज़ाम के साथ में मिलकर कर्नाटक की कैपिटल आरकोट पे हमला करते हैं। बट 1 साल तक युद्ध चलता रहता है और कोई कंक्लूजन बाहर नहीं आता है, हैदर अली को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वो सडनली अपनी रणनीति चेंज करता है और मद्रास, ये कर्नाटक में ही है पड़ेगा और कोस्टल रीजन है, मद्रास के ऊपर ब्रिटिश की फैक्ट्री है, सेटलमेंट है उनका पुराना, काफ़ी अच्छा सेटलमेंट उन्होंने बना लिया है मद्रास में उस समय तक। तो हैदर अली अपनी फोर्स को कर्नाटक के युद्ध से उठाकर मद्रास के गेट पे ले जाके खड़ा कर देता है। अब रातों रात कोई गेट पे इतनी बड़ी सेना लेके आके खड़ा होगा तो उनमें हलचल मच जाती है और वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस तरह पहला एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली जीत जाता है। इसके तहत जो भी प्रिजनर्स, पुराने या अभी के जो भी प्रिजनर्स इन दोनों की कैद में थे, वो एक दूसरे के प्रिजनर्स को छोड़ देते हैं। और हैदर अली ब्रिटिशर से एक प्रॉमिस ये भी लेता है कि नेक्स्ट टाइम अब जब कभी भी मराठा मुझ पे हमला करेंगे तो आपको मुझे साथ देना पड़ेगा। बट अभी हमने पढ़ा कि मराठास ने 1771 में भी इनके ऊपर हमला किया था। और 67-69 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर चला। तो मराठास जब हमला करते हैं 71 में तो ब्रिटिश उसकी हेल्प के लिए नहीं आते हैं। इस तरह ये ट्रीटी को ब्रिटिश ब्रेक कर देते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। 1780s के दौरान अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है। अमेरिका ब्रिटिश की एक कॉलोनी होती है, बट उस टाइम पे अमेरिका के लोग ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए, और उन रेबल्स की हेल्प फ्रांस कर रहा होता है। सो एज अ रिटालिएशन इंडिया में ब्रिटिश लोग बैरन हेस्टिंग की लीडरशिप के अंडर फ्रेंच के पोर्ट माहे के ऊपर कब्जा करने जाते हैं। अब आप देख सकते हो मैच में माहे मैसूर की टेरिटरी में आता है। सो हैदर अली को गुस्सा आता है कि वो उसकी टेरिटरी में हमला कर रहे होते हैं। फ्रेंच के साथ हैदर अली की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हैदर अली निज़ाम और पेशवा को अपने साथ मिलाकर उस समय कर्नाटक में कैपिटल आरकोट के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। बट क्या होता है कि इंग्लिश हैदर अली के अलाइज निज़ाम और पेशवास को उससे अलग कर देते हैं और मद्रास को उससे बचा लेते हैं। इसके बाद में 1781 में पोर्टोनोवो पर आयरकुट के लीडरशिप में हैदर अली को हरा देते हैं। इस तरह वॉर ब्रिटिश और मैसूर के बीच में चल रहा होता है, जिसके अंदर 1782 में हैदर अली कैंसर से मारा जाता है। युद्ध में नहीं मरता है, वो किसी बीमारी की वजह से मरता है, और इस वॉर को आगे उनका बेटा टीपू सुल्तान लेके चलता है। बट वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो दोनों एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और वॉर को एंड करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। इसमें क्या होता है कि त्रावणकोर, ये हम लोग मैप में देख सकते हैं, केरला वाला एरिया है, वो वहाँ के राजा जलालकोट और कन्नौर, ये 2 सिटीज़ उस समय डच के पास में होती है दोनों, तो ये लोग उससे ख़रीद लेते हैं। बट टीपू को ऐसा लगता है कि ये मेरा एरिया है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये वॉइड है, ये मेरी परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तो टीपू सुल्तान त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर देता है। बट त्रावणकोर ब्रिटिश का काफ़ी अच्छा अलाई होता है, उनकी बहुत काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। तो त्रावणकोर का साथ देने के लिए ब्रिटिश भी टीपू सुल्तान के ऊपर हमला बोल देते हैं। सो स्टार्टिंग में 1790 में टीपू ब्रिटिश जनरल मीडोस को हरा देता है। उसके बाद में 1791 में कॉर्नवालिस बैटल की लीडरशिप लेते हैं और आम्बूर और वेलूर के थ्रू होते हुए बेंगलोर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वो सेरिंगपट्टनम पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, बट पहली बार में वो फेल हो जाते हैं। फिर बाद में मराठास और निज़ाम की हेल्प लेके वो लोग सेरिंगपट्टनम पर वापस हमला करते हैं और इस बार वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस तरह
इस तरह टीपू सुल्तान थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हार जाता है और उसे काफ़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम पर साइन करना पड़ता है। इस ट्रीटी के तहत काफ़ी टेरिटरीज़, ये गोवा के नीचे लाइनिंग वाला एरियाज़ ये पेशवास को मिल जाता है। निज़ाम की टेरिटरी के नीचे ब्लू वाला एरियाज़ ये निज़ाम कैप्चर कर लेते हैं और बाकी का जो ये एरियाज़ है चेक्स में, इसके ऊपर ब्रिटिश कब्जा कर लेते हैं। इस तरह हाफ ऑफ द टेरिटरीज मैसूर की ब्रिटिश लोग हड़प लेते हैं। इसके बाद में वो लोग उससे 3 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी चार्ज करते हैं, जिसके अंदर उसे आधा तो अभी पे करना पड़ता है और आधा वो लोग बाद में इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। और टीपू सुल्तान के 2 बेटों को वो लोग एज अ वॉर हॉस्टेज, मतलब कि जब तक वो अपनी पेमेंट नहीं करता है तब तक टीपू के 2 बेटे ब्रिटिश के साथ रहते हैं। इस तरह थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म होता है। अब बात करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में सबसे पहले तो टीपू सुल्तान जो भी वॉर इंडेमनिटी की इंस्टॉलमेंट्स बाकी होती है उसका पेमेंट करता है और अपने दोनों बेटों को छुड़वा लेता है। इसके बाद में ब्रिटिशर्स को लगता है कि टीपू सुल्तान फ्रेंच के साथ मिलकर कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है हमारे खिलाफ। सो ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान को सब्सिडरी अलाइंस साइन करने के लिए बोलते हैं। सब्सिडरी अलाइंस एक तरह की पॉलिसी होती है ब्रिटिश के द्वारा उस समय, जिसके तहत ब्रिटिश वहाँ पे जो भी सब्सिडरी अलाइंस साइन करता है वहाँ पे अपना एक रेजिडेंट बैठाते हैं और उसके अलावा उसकी सेना का मेंटेनेंस भी ब्रिटिश लोग करते हैं। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सब्सिडरी अलाइंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, बफर स्टेट्स, 2-3 पॉलिसीज जो ब्रिटिश की थी उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो सब्सिडरी अलाइंस के लिए टीपू सुल्तान मना कर देता है। तो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली की लीडरशिप में ब्रिटिश मैसूर के ऊपर हमला करते हैं और काफ़ी फियर्स वॉर में टीपू सुल्तान हार जाता है। इस तरह टीपू सुल्तान का पतन होता है। अब बात करते हैं मैसूर की टीपू सुल्तान के बाद में। ये मैसूर पैलेस है फ्रेंड्स, कभी भी मैसूर जाओ तो याद रखना इस पैलेस के लिए कितनी माथापच्ची हुई है। ब्रिटिश उस समय के मैसूर के काफ़ी इलाके तो अपने कब्जे में ले लेते हैं, कुछ पेशवा और कुछ निज़ाम को दे देते हैं। इसके बाद बाकी जो ये टेरिटरी बचती है उसके ऊपर हिंदू डायनेस्टी के वोडेयार रूलर को बैठा देते हैं, कृष्ण राजा 3 को। वो माइनर होते हैं उस समय और उससे सब्सिडरी अलाइंस भी साइन करवा देते हैं। सब्सिडरी अलाइंस साइन करने के बाद में 1831 में जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनते हैं तो वो मैसूर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं मिस गवर्नेंस के तौर पे, मतलब कि वहाँ पे गवर्नेंस बराबर नहीं चल रही है तो विलियम बेंटिक मैसूर को ब्रिटिश के कंट्रोल में ले लेते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन, ये मेरे फेवरेट हैं ब्रिटिश, ये वापस मैसूर के राजा वोडेयार रूलर को मैसूर वापस दिला देते हैं। तो ये पूरी कहानी थी मैसूर की। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर और एंग्लो सिख वॉर, और इस तरह हम लोग पहुंच जाएंगे 1857 वॉर तक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।